समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जीनी है तो आगे देखो। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर। 5 देशों की यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। घाना होगा 8 दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया का भी करेंगे दौरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए 4 बड़े फैसले। विश्व खेलों में भारत को शीर्ष 5 में लाने के उद्देश्य से खेलो भारत नीति को दी मंजूरी। रणनीति और उभरते कार्यक्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, विकास और नवोन्मेषण योजना को मिली मंजूरी। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर भी लगी मुहर। दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए, क्वाड की बैठक में बोले एस जयशंकर। पाकिस्तान का नाम लिए बिना पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा बयान। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने की व्यापक चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव से फोन पर की बातचीत। रक्षा संबंधों और उद्योग सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है पाकिस्तान, बोले रक्षा मंत्री। नए आपराधिक कानूनों की पहली सालगिरह पर गृह मंत्री का बयान। न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और पारदर्शी बनाएंगे नए आपराधिक कानून। सबको जल्द मिलेगा न्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वो ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वैश्विक दक्षिण के कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री 2-3 जुलाई को घाना जाएंगे, जो 30 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के राष्ट्रपति जॉन द्रामनी महामा और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो घाना के राष्ट्रपति से मिलकर आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा और विकास सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इकोवास और अफ्रीकी संघ के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री घाना में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। तीन और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, जहां 50 से 45% आबादी भारतीय मूल की है। ये 1999 के बाद पहली पीएम स्तरीय यात्रा होगी। वो राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मिलेंगे और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के तीसरे चरण में 4 से 5 जुलाई तक अर्जेंटीना का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इस बातचीत में रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना दुर्लभ खनिजों का बड़ा स्रोत हो सकता है और भारत इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना चाहता है। ये दौरा भारत अर्जेंटीना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करेगा। खासकर ग्लोबल साउथ में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये यात्रा अहम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील का दौरा करेंगे। 17वां ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। ब्राजील की राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रासीलिया जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपति लूला के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। ये उनकी चौथी ब्राजील की यात्रा होगी।
भारत और ब्राजील आतंकवाद विरोधी और रक्षा उत्पादन में सहयोग को बढ़ा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री 9 जुलाई को नामीबिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वा से मुलाकात करेंगे और नामीबिया के संस्थापक राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि देंगे। संसद को भी संबोधित कर सकते हैं। ये उनकी पहली नामीबिया यात्रा होगी। नामीबिया में कई खनिजों के विशाल भंडार है और नामीबिया से ही चीते भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुए कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं और अगर इन फैसलों के बारे में बताएं तो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना इसमें शामिल है, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, साथ ही राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुड़ी रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी भी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 99,446 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन यानी ELI योजना को मंजूरी दी है ताकि अगले 2 वर्षों में देश भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों के सृजन का समर्थन किया जा सके। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे। पार्ट 1 जो सपोर्ट टू फर्स्ट टाइमर्स, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती है जब वो जॉब सर्च में जाते हैं, कॉस्ट भी लगती है जॉब सर्च में। उन सब को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइमर्स। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए 3,000 रुपीज़ पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा और हर 6 महीने के बाद में पेमेंट मिलेगा। सो दैट मीन्स एक सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट रहेगा। कई इसके फायदे होंगे। लगातार एम्प्लॉयमेंट में रहने से स्किल का लेवल बढ़ता है, माइंड में एक सर्टेनिटी आती है, ओवरऑल ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ हो, एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, दोनों एक सस्टेन्ड वे में चल पाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में NH 87 के परमाकुड़ी रामनाथपुरम खंड के 4 लेन के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 1,853 करोड़ रुपए होगी। परियोजना परमकुड़ी से रामनाथपुरम तक NH 87 के लगभग 46.7 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन में बदलेगी। इससे सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी और सुरक्षा में सुधार होगा। साथ ही इससे रामेश्वरम और धनुषकोडी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और व्यापार और औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। परमकुड़ी से रामनाथपुरम का नेशनल हाईवे, ये 46 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। तमिलनाडु में पंबन ब्रिज बना है, उसके साथ ही एक ऑलरेडी नेशनल हाईवे की 2 लेन रोड है, वो कनेक्ट करती है मदुराई को। आज के इस अप्रूवल में फ्रॉम मदुराई ऑल द वे अप टू परमकुड़ी ऑलरेडी है 4 लेन। परमकुड़ी से आगे रामनाथपुरम तक 4 लेन का प्रपोजल है और उसके आगे जो सी वाला पोर्शन रहेगा धनुषकोडी तक जाने का, दैट इज अ DPR अंडर प्रिपरेशन। तमिलनाडु के इस कोस्टल एरिया में लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, वो डिमांड यहाँ से पूरी होती है। तो पंबन ब्रिज प्लस दिस हाईवे विल बिकम अ मेजर कनेक्टिविटी टू रामेश्वर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापक खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। नई खेल नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। ये भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोड मैप भी पेश करेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी है। इसका सबसे पहला कंटूर कैसे हम देश के स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक्सीलेंस में लाएं। सेकंड पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से। जो डाइवर्सिटी है हमारी भारत में, हर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के जियो फिजिकल पैरामीटर्स हैं। कहीं पे बीचेस है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे रिवर्स है। इन सब का उपयोग करके कैसे हम स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करें। तीसरा पिलर है इसका सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, महिलाएं हैं, ट्राइबल है, इन सब के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज डेवलप करनी। चौथा पिलर है पीपल्स मूवमेंट बनाना स्पोर्ट्स को। फिफ्थ एंड फाइनल पिलर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइनमेंट। इस पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसमें स्पोर्ट्स के गवर्नेंस से रिलेटेड। और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। जैसा हमने आपको बताया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं 5 देशों की यात्रा पर रवाना होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान आपको बता दें कि ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। और ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार हमें इस यात्रा के दौरान दिखाई देगा। 5 देशों की अहम यात्रा, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। इस यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। यात्रा के पहले चरण में वो घाना जाएंगे। और कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात करें तो भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो इकोसिस्टम है उसे मजबूत करने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार यानी RDI योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को भारत के अनुसंधान और नवोन्मेषण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। RDI योजना आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF कुछ समय पहले कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की थी। ANRF ने देश दुनिया में लंबे कंसल्टेशन किए, कई ऐसे देशों के प्रोग्राम्स भी स्टडी किए, जैसे इजराइल का प्रोग्राम है, US का प्रोग्राम है, सिंगापुर का प्रोग्राम है, जर्मनी का प्रोग्राम है, जिसमें रिसर्च से प्रोडक्ट तक ले जाने का एक बहुत अच्छा रोड मैप बना हुआ है। उस लर्निंग और उस कंसल्टेशन के बेसिस पे ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो आज की इकोनॉमी और भविष्य की इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उन सब डोमेन्स में रिसर्च करने के लिए और रिसर्च के बाद में उसको प्रोडक्ट लेवल तक ले जाने के लिए सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। ये हमारे सनराइज और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स डिफाइन किए गए, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक जिसमें रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, स्पेशली एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन में, बायोटेक, बायो मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायो, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, फिर डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स, और जो स्ट्रैटेजिक रीजंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सारे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ANRF को फंड्स दिए, 1 लाख करोड़ रुपीस के फंड्स दिए। ये एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है। ANRF का जो स्पेशल पर्पस फंड बनेगा वो
सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स को कंसेशनल रेट पे फंडिंग करेंगे। सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स में बहुत सारे हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर्स हैं और इसके अलावा भी नए फंड मैनेजर्स जो डेवलप करेंगे, उन सब के पास ये फंड जाएगा। वो लोग नीचे प्रोजेक्ट को असेस करके, अप्रेज करके, उसकी वेटिंग करके, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट सिलेक्शन करके आगे फंडिंग करेंगे। ये जो फंडिंग होगी वो सपोर्ट इक्विटी और डेट दोनों तरह का होगा। जैसे वीसी फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटल फंडिंग होती है, वैसे ही इसमें वीसी और डेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। सारे सेक्टर्स जो स्पेसिफिकली डिफाइंड है, उन सेक्टर्स में ये फंडिंग जाएगी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये, और ऐसा स्ट्रक्चर दुनिया में बहुत सारी जगह सक्सेसफुल हुआ है, और इंडस्ट्री के साथ डिटेल डिस्कशन होने के बाद में ये स्ट्रक्चर बना है। गवर्नेंस के लिए बहुत एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एक तो एएनआरएफ की गवर्निंग बॉडी रहेगी, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, ये ब्रॉड पॉलिसी डिसीजंस के लिए। उसके बाद में डे टू डे जो डिसीजंस होंगे वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इसमें जिस सेक्टर का प्रोजेक्ट है उस सेक्टर के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। नीचे इन्वेस्टमेंट कमेटी बनेगी, जो कि जिस तरह से वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कमेटी काम करती है प्रोजेक्ट को अप्रेज करने के लिए, वो उसी मेथड से काम करेगी। दिस विल बी अ पाथ ब्रेकिंग स्कीम विच विल रियली हेल्प आवर कंट्री डेवलप मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टेक देम टू द प्रोडक्ट लेवल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को 50 विलेजर्स सेवा संस्थान के छात्रों, पूर्व छात्रों और मार्गदर्शकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 50 विलेजर्स सेवा संस्थान के छात्रों और पूर्व छात्रों से संवाद किया, बातचीत की, उनका मार्गदर्शन भी किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंपा, जिन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 101(3)(b) के अनुरूप इसे पाते हुए स्वीकार कर लिया है। क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले को एक निंदनीय कृत्य बताया है और एक सुर में इसकी निंदा की है। साथ ही सभी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से सहयोग का आग्रह किया है। क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की एक सुर में निंदा की। क्वाड देश यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार को व्यापक चर्चा की। अलग अलग वैश्विक चुनौतियों से निपटने में 4 देशों के समूह को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के बाद क्वाड की तरफ से एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान का नाम लिए बिना पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। बयान में कहा गया कि क्वाड सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है। हम 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को एक समान नहीं मानना चाहिए। भारत को आतंकवादी हमलों से अपने लोगों की रक्षा का पूरा अधिकार है। क्वाड साझेदारों से भारत को समर्थन की उम्मीद है। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक से पहले मीडिया से ये टिप्पणी की है और उन्होंने ये भी कहा कि विश्व को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता दिखानी चाहिए। पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी समान नहीं माना जाना चाहिए और भारत को आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा का पूरा अधिकार है।
विदेश मंत्री ने कहा कि हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्वाड साझेदार इस बात को समझेंगे और इसकी सराहना करेंगे। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए चयन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। And let me begin by saying that we're all committed to ensure a free and open Indo-Pacific. To that end, our endeavors are devoted to promoting a rules-based international order. It is essential that nations of the Indo-Pacific have the freedom of choice, so essential to make right decisions on development and security. In the last few months, we have made significant progress in Quad initiatives. They include the maritime domain, logistics, education, and political coordination. We will be discussing that in greater detail. The working of the Quad has also been made more efficient through streamlining the working groups. A more cohesive, nimble, and focused Quad will certainly help deliver better. Quad is about deepening our convergence and expanding our common ground. I value our consultations on different dimensions of the Indo-Pacific in that regard. A lot is happening in the world, and I'm sure that our exchange of views will be very valuable for all of us. A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss, and I'm sure we will agree. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर अपने जापानी समकक्ष ताकेशी इवाया के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसमें इस साल के अंत में होने वाले वार्षिक भारत जापान प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। एस जयशंकर ने अपने उद्घाटन भाषण में आगामी शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों की गतिशीलता और गुणवत्ता को बढ़ाने का विश्वास जताया। एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने पर जोर दिया है। एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत और नियम आधारित व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता का श्रेय भी दिया। नई दिल्ली और टोक्यो के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और रक्षा संबंधों में सकारात्मक विकास पर भी प्रकाश डाला। Special strategic and global partnership has deepened over the years. It is anchored in mutual trust and respect for each other, and a commitment towards a free and open Indo-Pacific and a rules-based order. And our bilateral relations have also grown at the same time, moving from strength to strength. I think we will today be reviewing it. There are some positive developments in our political, security and defense ties, in the growing economic, infrastructure and investment linkages, and in the engagements between Indian states and Japanese prefectures. So I look forward to very productive deliberations with you this morning on how to further advance our partnership, and once again a very, very warm welcome. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से बातें हुई हैं। रूबियो के निमंत्रण पर एस जयशंकर 30 जून से 2 जुलाई तक अमेरिका की यात्रा पर हैं। अपने एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से मिलकर खुशी हुई। एस जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापार, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और गतिशीलता सहित भारत अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर साझा नजरिए पर चर्चा की है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने, हितों, क्षमताओं और जिम्मेदारियों पर एक उपयोगी बातचीत हुई है। We believe that our defense partnership is today truly one of the most consequential pillars of the relationship.
It's not built merely on shared interests, but we believe really deepening convergence and of capabilities, of responsibilities, and what we do in the Indo-Pacific, we believe is absolutely crucial to its strategic stability. There's a lot that we will and we should be talking about today, but I do particularly want to recognize that the signing of foundational agreements, especially SOSA recently, of our expanding defense trade, of our cooperation in underwater domain awareness, in autonomous systems, and the momentum in the Indus-X, I think all of these really speak of a deepening partnership. The world is a complicated place, I think perhaps growing in its complexity, and certainly our partnership and the contribution that we can make together, I think would be of immense importance, not just for us, I think, but for the larger region, I would even argue for the world. Once again, it's a very great pleasure to be here with you. I look forward to our conversation. Wow. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा हुई है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इस बातचीत के बारे में जानकारी दी। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि पीट हेग्सेथ से बात करके बहुत खुशी हुई। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को और गहरा करने, क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूती के लिए चल रही और नई पहलों की समीक्षा करने के लिए बहुत अच्छी बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका द्वारा भारत को दिए गए अटूट समर्थन के लिए अपनी गहरी सराहना भी जाहिर की गई है। नए आपराधिक कानूनों के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में न्याय प्रणाली में विश्वास का स्वर्णिम वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गृह मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानून न्याय को सस्ता, सुलभ और सुगम बनाते हैं, साथ ही प्रक्रिया को सरल करते हैं, सुसंगत करते हैं और पारदर्शिता भी लेकर आते हैं। ये 3 नए आपराधिक कानून एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अप्रोचेबल तो होंगे ही, इसके साथ प्रक्रियाओं को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे। अब कोई ऐसा नहीं कह पाएगा थाने पर कि किसी का परिजन अगर थाने में है तो जाओ वही परसों जांच करना, दिनों तक उसको पुलिस पकड़कर नहीं रख सकती। वहां पर एक ई रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिस पर जितने लोग हिरासत में है उसकी लिस्ट होगी और 24 घंटे में उनको न्यायालय के सामने उपस्थित कर देना पड़ेगा। इसके अलावे नागरिक जो फरियाद करेगा उसको उसकी रिसीट भी मिल जाएगी। ई एफआईआर का भी प्रावधान किया है, 0 एफआईआर का भी प्रावधान किया है और 90 दिन में आपकी कंप्लेन का क्या हुआ इसका रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, इस प्रकार के हमने इसके अंदर प्रावधान किए हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले दिनों में हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए युग में प्रवेश करेगा। इससे लोगों के मन में निश्चित रूप से तुरंत न्याय मिलने का विश्वास पैदा होगा। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन और उनका फॉलोअप करने की, नीचे तक चीजों को पहुंचाने की जो उनकी कार्यपद्धति है, इसके कारण भारत भर के पुलिस को अब हम एक स्टेज आगे टेक्नोलॉजी से सज्ज कर रहे हैं। सीसीटीएनएस के द्वारा 100% पुलिस स्टेशन अब ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। 22,000 अदालतें ऑनलाइन जुड़ चुकी है। ई प्रिजन में 2 करोड़ से अधिक कैदियों का डेटा उपलब्ध है। 1361 जेलों में ई प्रिजन लागू हो चुका है। ई प्रोसिक्यूशन लगभग 1 करोड़ 93 लाख अभियोजन का डेटा 36 राज्य और यूटी में ऑनलाइन हो चुका है।
1,14,00,000 फिंगरप्रिंट्स का डेटा नफीस पर उपलब्ध है। आईमॉट यूएपीए के टेररिज्म से जुड़े हुए 24,000 आतंकवादी घटनाओं के 13,000 आतंकवादी घटनाओं का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। निदान पोर्टल पर 8 लाख नारकोटिक्स के केस का डेटा उपलब्ध है। क्राइम मैक में लगभग अब तक 21 लाख अलर्ट जनरेट हो चुके हैं और 41 लाख फॉरेंसिक्स नमूनों की जांच का डेटा भी अब ऑनलाइन उपलब्ध है और ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा भी 3,62,000 का उपलब्ध है। ये सारे डेटा अभी तो एक साइलो में है। गृह मंत्रालय इस पर कवायद कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो ये सारी चीजों को एक डेटा दूसरे डेटा से बात करता हो और ये पुलिस थाने तक इसके विश्लेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस स्टार्टअप तगड़ा रहो की अपने मन की बात कार्यक्रम में सराहना की, जिसने परंपरा और आधुनिकता को एक खूबसूरत तरीके से जोड़ा है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी से जुड़े एक वीडियो के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। As a founder of a startup, I can tell you that it is life-changing. I don't think we can express how grateful we are for the opportunity that we were given through मन की बात। मेरी शुरुआत इसमें हुई थी क्योंकि मेरे हाथ पे 75% पैरालिसिस था, मेरे लेफ्ट हाथ पे, जो कि किसी भी चीज से मैं ठीक नहीं कर पा रहा था। भारत के जो पारंपरिक व्यायाम के इक्विपमेंट है, मुद्गर हो गया, गदा हो गया, ये सारी चीजें थी जिन्होंने मेरे को मेरा पूरा हाथ वापस दिया। फिजिकल हेल्थ को लेकर दिलचस्पी जिस तरह से बढ़ रही है, उससे इस क्षेत्र से जुड़े कोचेस और ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि एक युवा स्टार्टअप फाउंडर से भी चर्चा की जाए जो इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। When we actually were featured on मन की बात, I think that changed the trajectory for us because overnight आप एक इतनी सी टीम जो कोशिश कर रही है एक चीज को रिवाइव करने का, वो टीम सडनली लाइमलाइट में आ जाती है। जो कंट्री के सबसे क्रेडिबल सोर्स हैं वो आपके बारे में बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा चेंज ले आता है 24 आवर्स के अंदर। सबका एक ही मंत्र है, हेल्दी रहे, फिट रहे। वो ट्वीट देखा, मन की बात जो एयर होता है न्यूज चैनल्स पे, वो देखा, तो ओवरनाइट द काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट पीपल हैड अबाउट व्हाट वी वर डूइंग, इट चेंज्ड। To be mentioned by your Prime Minister, it gives you a platform like no other, it gives you validation like no other, and it gives you credibility like no other. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसको जितने ज्यादा लोगों के पास ले जा सकें उतना अच्छा। हर घर में देखना चाहते हैं कि एक गदा हो, एक मुद्गर हो, एक समतोला हो, लोग अपनी चीजों को रिलेट कर सकें स्ट्रेंथ से। I want that the world should acknowledge this format, the world should experience it. Forever thankful again.